नमस्कार साथियों, मैं मनीष विवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए और भी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी की किताब का अध्याय 6 नागरिकता नागरिकता नागरिकता। ठीक है, हम भारत के नागरिक हैं, हम भारतवासी हैं, हम भारतीय सिटीजन हैं। तो ये जो सिटीजनशिप वाला चैप्टर है ये आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसी डिस्कस की कड़ी में आज हम लोग जो कवर करेंगे वो है हमारा लेक्चर नंबर 3। इसका मतलब है आप लोगों ने बड़े ही शानदार तरीके से लेक्चर 1 और 2 कवर कर लिया होगा और आज लेक्चर 3 में क्या पढ़ना है सर जी, इसके लिए बड़े उत्सुक होंगे। और आज जो हम लोग कवर करेंगे वो है बच्चों समान अधिकार। क्या पढ़ने वाले हैं? समान अधिकार, इक्वल राइट्स की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों समान अधिकार या इक्वल राइट्स। जब हम कहते हैं कि नागरिकता, तो नागरिकता को जो परिभाषित करा जाता है वो इस प्रकार से करा जाता है कि पूर्ण और समान सदस्यता, कि भैया पूर्ण रूप से कंप्लीटली और समान, मतलब जो अधिकार, जो कर्तव्य एक के हो वो दूसरे के भी हो, इसको जो राजनीतिक समुदाय की सदस्यता दी जाती है, ऐसी सदस्यता को हम क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं, हम सिटीजनशिप कहते हैं। तो इस सिटीजनशिप में, इस नागरिकता में समान अधिकार बड़े महत्वपूर्ण है। अधिकार हम सभी के जीवन में, चाहे आप हो चाहे मैं हो, हम सभी के जीवन में अधिकार बड़े ही आवश्यक है। अधिकार उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि जीवन, इंसान के जीवन में शिक्षा महत्व रखती है। जैसे कहा जाता है कि शिक्षा के बिना मनुष्य पशु समान होता है, तो उसी प्रकार से अगर हमारे पास अधिकार नहीं होते तो हमारी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। आप लोगों ने अधिकारों की चर्चा कक्षा 9 में पढ़ी होगी। जब आपने देखा था, जब हमने अधिकारों की चर्चा करी तो देखा कि जब लोगों के पास अधिकार नहीं होते तो किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। तो अधिकार या राइट्स जो है ये बड़े आवश्यक होते हैं और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत के संविधान ने हम सभी को शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाले जो अधिकार हैं वो दिए हैं। 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, वो आपने संविधान वाली किताब में पढ़ लिया है। तो समान अधिकार, इक्वल राइट्स की चर्चा करते हैं और शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। इस भाग में हम नागरिकता के एक अन्य पहलू की तहकीकात करेंगे। चलो भैया, तो आज फिर से अपन एक नया जो पहलू है उसकी तहकीकात करेंगे, मतलब उसका पूरा सर्जरी ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, कि वह क्या क्या है, क्या क्या मुद्दा है, क्या क्या नहीं है। और अपना तो शुरुआत से ही एक ही बात रही है कि जो पढ़ाना है वो विस्तार से और विस्तृत में पढ़ाना है। शुरू 0 से करेंगे और जब टॉप एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे तो बच्चा सब कुछ सीख जाए, ये अपना उद्देश्य हमेशा से रहा है। और उद्देश्य में हमेशा एक ये भी रखता हूं, मेरी क्लास में जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं कि 0% डाउट 100% मार्क्स। आपके मन में, आपके दिमाग में जो डाउट है वो 0% रहना चाहिए और आपका जो मार्क्स का स्कोर है वो 100% रहना चाहिए। अगर डाउट 0% है तो ऑटोमेटिकली मार्क्स 100% हो जाएंगे। तो यहां पर कुछ परसेंटेज बढ़े नहीं और यहां पर कुछ परसेंटेज घटे नहीं। तो आज इन परसेंटेज को बेहतर बनाने के लिए अपन एक नागरिकता का एक और पहलू है उसकी तहकीकात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको विस्तार से समझेंगे और फिर एग्जाम में 100 में से 100 लेकर करके आएंगे। क्या पूर्ण और समान नागरिकता का अर्थ यह है कि राज्य सत्ता द्वारा सभी नागरिकों को, चाहे वे अमीर या गरीब हो, कुछ बुनियादी अधिकार और न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए? अब देखिए, जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि नागरिकता का मतलब है एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता, ठीक है, तो ये कह रहा है कि पूर्ण या समान सदस्यता या पूर्ण या समान जो नागरिकता है, इसका अर्थ क्या यह है कि जो राज्य सत्ता है, मतलब जो सरकार है, जो शासन है, वो सभी नागरिकों को, देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी लोगों को, चाहे वह अमीर हो चाहे वह गरीब हो, उन सबको बुनियादी अधिकार जो है, मतलब ऐसे अधिकार जो उनके जीवन जीने के लिए जरूरी है, जो उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, ऐसे अधिकार और न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए। मतलब पूर्ण और समान सदस्यता, पूर्ण और समान नागरिकता का अर्थ यह है कि सभी लोग हैं, उन सबको कम से कम जो अधिकार है कि ये अधिकार तो इसके लिए, जीवन के लिए जरूरी है, ये तो देनी चाहिए। और न्यूनतम जीवन स्तर, जीवन स्तर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसको हम कहते हैं लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। क्या कहेंगे? लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हम इसको कहते हैं। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड का मतलब या जीवन स्तर का मतलब क्या होता है? देखो, आज अगर कोई व्यक्ति दिन के 100 रुपए कमाता, मतलब महीने के वो 3000 रुपए कमाता है, और एक व्यक्ति महीने के 30,000 रुपए कमाता है, और एक व्यक्ति महीने के 1 लाख रुपए कमाता है, 3000 वाले में और 30,000 वाले में फर्क रहेगा ना, उनके खाने में, पीने में, रहन सहन में। 30,000 वाले का थोड़ा हो सकता है अच्छे कपड़े हो, खाने पीने का अच्छा सामान हो। 1 लाख वाले में उससे भी बेहतर होगा, महीने के 10 लाख कमाने वाले में उसमें और भी बेहतर होगा। तो जीवन स्तर क्या है? देखो भैया, जी तो सभी रहे हैं, ठीक है,
जी तो सभी रहे, जानवर भी जीता है, हम भी जीते हैं, गरीब भी जी रहा है, अमीर भी जी रहा है, जी तो सभी रहे, पर उस जीने का क्या एक जो लेवल मिलना चाहिए कि उसको कम से कम जो सुविधा, रोटी कपड़ा मकान है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ये नहीं पता होता कि अभी खाना खाया है, शाम का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, सुबह का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ लोग ऐसा भी जीवन बिता रहे हैं, और कुछ लोग ऐसा भी जीवन बिता रहे हैं कि उनके घर में 56 भोग रखे हुए। तो जीवन का इस तरह के लेवल होना बड़ा जरूरी है ना बेटा, लेवल होना जरूरी है। और बहुत से लोग स्टेटस लगाते हैं, और अपन वो लोग हैं बेटा जो अपने स्टेटस लगाना नहीं है, स्टेटस बनाने हैं बेटा। और कुछ लोगों को तो मैंने देखा है, मतलब बड़े ही विद्वान लोग होते हैं वो, उनको जन्मदिन की कोई बधाई दे दे, ये भगवान, जन्मदिन की बधाई नहीं दी, कोई उनको मतलब बड़े ही सम्मान से सम्मानित कर दिया हो, तो भैया जन्मदिन की बधाई, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ऐसे स्क्रीनशॉट लेंगे, ये टक लगा दिया स्क्रीनशॉट का स्क्रीनशॉट भी स्टेटस में, देखो साहब मुझे उसने बधाई। अरे भाई दी तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत ही अच्छी बात है, इसका भी शो ऑफ करना, इसको भी दिखावा करने की क्या जरूरत है कि आप मुझे उसने बधाई। अब आज एक बात बताओ, आपके भैया ने आपको विश करा, आपने स्टेटस का स्क्रीनशॉट लेकर के स्टेटस पे लगा दिया। मुझे एक बात बताओ, मैं आपके भैया को जानता हूं क्या? नहीं जानता ठीक है, आपके और बाकी कोई लोग हैं वो भैया को जानते क्या? नहीं जानते, तो फिर लगा क्यों रहे हो? ये दिखाते लोग, दिखाते वो 100 मैंने इतने लोगों ने विश करा, 50 लोगों ने, 100 लोगों ने, इतने लोगों ने विश करा। अरे तो भाई करा तो अच्छी बात है, तो 50 लोगों का जो लगा रहा है ना, मैं तो सही बताऊं, मैं तो जनरली क्या करता हूं, पहले पे क्लिक करता हूं, देख लेता हूं बहुत सारे स्टेटस है, टक 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 ले जाता हूं, फिर लास्ट वाले पे ले जा करके रोक लेता हूं, उसको देख लेता हूं, जो पेंडिंग नहीं दिखाता मुझे, बाकी हाँ देख लिए। भाई कौन देखता है 50-50 इमेजेस यार और वो भी हाँ हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे। अरे ये क्या हो? तो हमें स्टेटस लगाना नहीं बेटा, हमें स्टेटस बनाना है कि हमारा बेहतर स्टेटस, तो वो अच्छा स्टेटस जो होता है ना, वही लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, कि हम हमारा जीवन जीने का जो स्तर है वो बेहतर हो। तो क्या ये सरकार की गारंटी दे, सरकार की न्यूनतम जीवन स्तर मिले उनको, मतलब उनको 2 वक्त की रोटी मिले, उनको कपड़े मिले, और उनको रहने के लिए मकान मिले, और उसके बाद उनको शिक्षा और स्वास्थ्य मिल जाए। ये जो न्यूनतम चीजें है, मतलब ये तो जीवन जीने के लिए हमें आवश्यक है ही है बेटा। ये 5 चीजें तो हमें मिलनी ही चाहिए, हमारा इंसान होना और फिर हमारे उस जीवन यापन चलते रहने के लिए 5 चीजें बड़ी आवश्यक है। फिर इनसे हम आगे ऊपर पाते जाते हैं, तो वो हमारा जीवन स्तर बेहतर बनाने की बात है। देखो, और एक चीज और मैं कहता हूं कि जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए सभी लोग प्रयास करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब पैसा भी कमाते हैं और बेहतर जीवन स्तर बनाते भी हैं। पर एक लाइफ ऐसी भी होती है कि काफ़ी लोग क्या है कि गरीबी से उठे हुए होते हैं, कैसे न कैसे कमाते हैं और संघर्ष करते हैं, और संघर्ष करते हुए मतलब लोगों से उधार लेकर के फिर उसको चुकाने के लिए जुट जाते हैं, फिर उधार लेते हैं, फिर उसको चुकाने के लिए जुट जाते हैं। एक मतलब वो भी थोड़ा बहुत ठीक है कि मतलब पैसा इंसान ले रहा है, फिर उस पर प्रेशर आता है कि नहीं साहब अब तो और कमाना है, क्योंकि मैंने 1 लाख रुपए उधार ले रखे हैं, चुकाना है मुझे, फिर और मेहनत से कमाता है, फिर 2 लाख उधार ले लेता है, फिर वो चुकाने के लिए और मेहनत से कमाता है। तो हम लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिए हम कमाते हैं कि हम हमारा बेहतर जीवन स्तर सुधारें, हम अच्छे कपड़े पहने, हम अच्छा खाए पिए, अच्छे से रहें। और ये सब में सब महत्वपूर्ण ये 5 चीजें ये मिल रही हैं, उसके बाद तो फिर मतलब बड़ी कृपा है ऊपर वाले की हम सब पे। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए हम खास वर्ग के लोगों पर नजर डालेंगे, यानी शहरी गरीबों पर। ठीक है, अब ये जो मुद्दा है कि क्या राज्य सत्ता को बुनियादी अधिकार देने चाहिए, क्या राज्य सत्ता को न्यूनतम जीवन स्तर देने की गारंटी देनी चाहिए, इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण जो लेंगे वो शहरी गरीबों का लेंगे। और शहरों में जो गरीब है वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं फुटपाथ पर। वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं झोपड़पट्टियों पे। वो कहाँ रहते हैं? जिसे हम स्लम एरिया कहते हैं, ठीक है, वहां रहते हैं। तो उन शहरी गरीबों पर आज हमें नजर डालनी है, जो अर्बन पुअर लोग हैं उन पर नजर डालनी। शहरी गरीबों से संबंधित समस्या उन अत्यावश्यक समस्याओं में से एक है जो सरकार के सामने मुंह बाए खड़ी है। देखो, अब शहरी गरीबों से संबंधित जो समस्या है ना, वो इतनी बड़ी और इतनी अत्यावश्यक समस्या है कि वो सरकार के मुंह के सामने खड़ी है कि हाँ अरे गरीब गरीब गरीब, अरे गरीब गरीब गरीबी। तो गरीबी की समस्या बड़ी है, और आज से नहीं, जब हम भारत आज़ाद हुआ उस दिन से ही हम गरीबी को हटाने के लिए भारत की सरकारें काम कर रही है। और ये जो गरीबी देने का पूरा श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, वो जाता है ब्रिटिशों को। ब्रिटिशर्स यहाँ आए, भारत को खोखला कर गया, सोने की चिड़िया को बिल्कुल कंगाल बना करके चले गए, भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर गए। तो गरीबी रेखा यहाँ पर दिन पे दिन बढ़ती ही गई, परंतु भारत की सरकारों ने खूब मेहनत करे, खूब प्रयास करे, और काफ़ी लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लेकर करके आए हैं। परंतु आज भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
भारत के हर शहर में बहुत बड़ी आबादी झोपड़पट्टियों और अवैध कब्जे की जमीन पर बसे लोगों की है। देखो, अब अगर हम शहरों में देखें ना, तो बहुत बड़ी ऐसी आबादी है जो झोपड़पट्टियों में रहती है। जैसे एक तस्वीर आपको ये दिखाई है, ठीक है, ये तो फिर भी बहुत ठीक ठाक बना रखी है, नहीं तो काफी लोग सिर्फ यूं चद्दर से तान करके रहते हैं, झोपड़पट्टियां में रह रहे हैं और अवैध कब्जे कर रखे। अवैध कब्जों का मतलब क्या है, वहां पर रह नहीं सकते परंतु फिर भी उन्होंने अपने तंबू तान लिए, मकान बना लिए, अवैध कब्जा करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जो सरकारों की जमीन होती है वहां अवैध कब्जे हो जाते हैं, कोई प्राइवेटों की जमीन होती है वहां अवैध कब्जा हो जाता है, फिर वो बसना धीरे धीरे बसना शुरू हो जाते हैं। तो भारत के शहरों में हमें आबादी में बड़े झोपड़पट्टी अवैध कब्जों की जमीन पर बसे लोग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, मैं जब कभी बार दिल्ली जाता हूँ, मैं जनरली हम सफ़र करते हैं तो बाय ट्रेन ही सफ़र करते हैं। ट्रेन को बड़ी प्राथमिकता हमारे जीवन में रहती है, बस की तुलना में हम पहले प्राथमिकता ट्रेन को देते हैं। जैसे जब आप दिल्ली में एंटर होंगे ना, तो दिल्ली के ट्रैक पे जो ट्रैक हैं ट्रेनों के, उन ट्रैकों के आसपास ही आपको काफ़ी बड़ी आबादी ऐसा है ना ट्रैकों के पास देखने को मिल जाएगी। उन्होंने अपने ट्रैकों के पास ही झोपड़पट्टियाँ बना ली है। अब वहाँ से ट्रेनें निकलती भी हैं, वहीं उनका खाना पीना भी होता है, वहीं उनका सोना भी होता है, वहीं उनका जीवन बीतता है। ठीक है, जो कि एक बहुत दुख की बात भी है कि वो ऐसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग तो क्या है कि गाड़ी का हॉर्न भी तेज बज जाता है तो हम तो किसने बजाया, ऐसा कैसे किसने करा, पर वो तो दिन रात ऐसी जगह रहते हैं जहाँ से ट्रेनें आना जाना उनका रहता है। तो वहाँ से लोगों को हटाना, वहाँ उनके लिए एक अच्छी सुविधा देना, ये बड़ा आवश्यक है। तो देखिए, मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते मैं इतना ही कहता हूँ कि सरकार कुछ फ्री में दे या ना दे, सरकार कुछ करे या ना करे, परंतु कम से कम हर व्यक्ति का जो जीवन स्तर है ना उसको बनाए रखे, जिसमें व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा, मकान, इन 3 की गारंटी और शिक्षा, स्वास्थ्य की गारंटी। मैं कहता हूँ इन 5 जगह है ना सरकार, इन 5 जगह सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य में, रोटी, कपड़े, मकान में, इन 5 जगह पे सरकार क्या कर दे, जितना छूट दे सकती है, जितना मुफ्त कर सकती है उतना कर दे। और फिर उसके बाद इन 5 इलाकों के बाद जहां सरकार जितना टैक्स लगाना चाहती है लगाए, सरकार जितना प्राइवेट को सौंपना चाहती है सौंपे, जो करना चाहती है वो करे। पर ये 5 जो क्षेत्र है ना, उन पर सरकार मुख्यतः विशेष ध्यान रखे और कोशिश करे कि हाँ साहब, जो ये लोग हैं इनको गरीबी रेखा से बाहर लेकर के आना, ये जो लोग हैं इनको गरीबी रेखा से बाहर लेकर के आना, ये इतने लोग हैं इस बार इनको गरीबी रेखा से बाहर लेकर के आना। और अगर वो लोग अगर उन झोपड़पट्टियों से निकल कर सरकार आवास मकान दे देती है और उसके बावजूद भी वो झोपड़पट्टियों पे रहते हैं, तो फिर उन पर कार्रवाई करी जाए, फिर वो उन पर कार्रवाई करी जाए। ऐसा नहीं कि भारत की सरकारें काम नहीं कर रही, बहुत काम कर रही। आज तक 47 के बाद अभी तक जो भी सरकारें हैं सभी ने काम करा है, परंतु और भी मेहनत करने की, और भी काम करने की आवश्यकता है। और जहां तक हमसे कुछ बन सके हम भी अपने जीवन में करें। तो आप देखते हैं कि भारत के हर शहर में झोपड़पट्टी और अवैध कब्जे में बसे काफी लोग हैं। यद्यपि ये लोग अपरिहार्य और उपयोगी काम अक्सर कम मजदूरी पर करते हैं, फिर भी शहर की बाकी आबादी उन्हें अवांछनीय मेहमान की तरह देखती है। अब देखो, ये जो गरीबों की झोपड़पट्टियों में जो रह रहे हैं, ये लोग कौन है? ये बड़े बड़े बंगलों में खाना बनाने वाले लोग हैं, बड़े बड़े बंगलों में बर्तन साफ करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े घरों में साफ सफाई का काम करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े जो मकान बने हुए हैं उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने वाले लोग हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो अपरिहार्य है। अपरिहार्य मतलब क्या? जो जरूरी होता है और जो हमारे लिए उपयोगी काम होता है उनको अक्सर क्या बहुत कम मजदूरी में कर देते हैं, क्योंकि इनको पैसों की कीमत पता है कि हाँ भैया जितना भी दे रहा है ठीक है, शाम का तो कम से कम खाना आएगा। तो जरूरी और जो उपयोगी काम होते हैं उनको कम मजदूरी में कर देते हैं, परंतु जो बाकी पूरी जो शहर की आबादी है वो इनको क्या मानती है? अवांछनीय मेहमान मानती है। देखो अब मैं आपको समझाता हूं। ये जैसे देखो शहर का अमीर वर्ग है और ये जो शहर का गरीब वर्ग है जिसे हम झोपड़पट्टी वाला कह रहे हैं। अब ये क्या होता है? इनके घरों में बर्तन साफ करने, इनके कपड़े धोने, इनके घर की साफ सफाई करने, इनके और कोई जरूरी काम है उन सारे जरूरी काम करने, ड्राइवर हैं और हैं, ठीक है, ये सारे काम धंधे करने वाले ये लोग हैं। और इन कामों को बड़े ही कम दर पे, कम ही रेट पे ये लोग कर देते हैं, जो जरूरी काम होते हैं, उपयोगी काम होते हैं, ठीक है। इनकी सारी आवश्यकताएं, जरूरतों को वो पूरा कर रहे हैं। परंतु ये जो अमीर जनसंख्या है ये इन गरीबों को क्या मानती है? इनको ऐसा मानती है कि ये जो लोग हैं ये क्या है? ये अवांछनीय मेहमान। वांछनीय का मतलब क्या? हम जो चीज चाहते हैं, और अवांछनीय जो हम नहीं चाहते हैं। तो ये लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसे मेहमान हैं, ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं चाहते। अब देखो सोच देखिए, यहां पर अमीर व्यक्ति चाहता है कि हाँ मेरे से मेरा घर का काम नहीं होता, मेरे घर में नौकर है, मेरे घर में साफ सफाई के लिए व्यक्ति आए, मेरे घर में ये हो वो।
परंतु ये लोग जब इन इलाकों में रह रहे हैं बेचारे, ये इनको पसंद नहीं, अरे यार ये गरीब लोग हैं, ये रहते हैं जमीनों को हड़प लेते हैं, नहीं यहाँ पे एक बहुत बड़ा उद्योग बन सकता है, एक फैक्ट्री खुल सकती है, स्कूल खुल सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मतलब इस वाली जनसंख्या के ये सारे काम कर रहे हैं, पर ये वाली जनसंख्या इसको क्या मानती है? अवांछनीय मानती है, मतलब इनको नहीं चाहती है कि वो वहां रहे। उन पर शहर के संसाधनों पर बोझ बनने या अपराध और बीमारी फैलाने के आरोप मंडा जाता है। देखिए अब क्या है कि ये लोग क्या मानते हैं कि जो हमारे शहर के जो संसाधन है उनको क्या कर रहे हैं, उन पर बोझ है, ठीक है। इनके पास भी पानी जाता है, जमीनों को रोक लिया है, संसाधन जो हमारा जमीन है उसको रोक लिया है, उसको हड़प लिया है, यहाँ झोपड़पट्टी टांग ली, गंदगी फैला रहे हैं हमारे शहर में। देखो शहर में एंटर होते हैं इनकी झोपड़पट्टियाँ, कितना गंदा लगता है और कितना वो लगता है। तो संसाधनों का, हमारे संसाधनों पर बोझ बने। उसके अलावा अपराध और बीमारी फैलाने, बोले अपराध कौन फैलाते? बोले ऐसे ही लोग फैलाते हैं। देखो एक्चुअल में क्या है कि जो कुछ मानसिकता है ना, वो मानसिकता बहुत गलत है बेटा। जो सोच बना ली जाती है ना, वो सोच बहुत बुरी है। और सोच आपने हमेशा ऐसा सुना होगा जो मोटिवेशनल स्पीकर से, कि ओवर थिंकिंग हमें नहीं करनी चाहिए, हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए क्या होगा क्या नहीं होगा। परंतु मैं कहता हूं कि ओवर थिंकिंग तो ठीक है, जो आप कर रहे हो वो भी गलत है, परंतु कुछ जो हमने ऑलरेडी दिमाग में सेट कर रखा ना, उसको दिमाग पे हावी मत होने। हमने क्या है, हमने सोच लिया ये इस जाति का, ये इस धर्म का, ये महिला, ये पुरुष, ये रंग, ये वो, हमने कुछ चीजें दिमाग में बिठा ली। उसी प्रकार से हमने क्या बना लिया, अपराध कौन करता है? गरीब ही करता है, अमीर अपराध ही नहीं करता। बोला बीमारी कौन फैलाता? बोला गरीब ही बीमारी फैलाता, अमीर बीमारी ही नहीं फैलाते। ये हमने मानसिकता सेट कर ली है। अपराध होगा तो सबसे पहले जो कुछ होगा वो गरीब पे नाम आएगा, सब ये हमारे घर में नौकर है, इसने करा होगा सर। अरे वाह भाई, गरीब है वो, पर उसका भी तो आत्मसम्मान है, उसकी भी तो सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, सेल्फ रेस्पेक्ट। आप पिछले के चैप्टर से क्या पढ़ रहे हैं, आप लास्ट चैप्टर तक, कि सबसे पहले मनुष्य का सम्मान इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो मनुष्य है। तो आप बिना जांच, बिना कार्रवाई के सीधा आरोप लगा दो, हाँ साहब, क्योंकि बिकॉज वो गरीब है। तो यही बात यहाँ पे कही गई, संसाधनों पर बोझ बनने का आरोप, कोई अपराध हो जाता है तो उन पर आरोप, बीमारी फैलेगी, बोले इनके कारण बीमारियां फैलती है, गंदे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, और रहते हैं। अरे साहब, ये लोग तो जो अपराध करते हैं ना, वो छोटे मोटे हैं और वो अपराधों की श्रेणियों में भी नहीं है। पर ये जो बड़े लोग अपराध करते हैं ना, वो पर्दा ही डाल देते हैं उन अपराधों पे, ठीक है ना। तो गरीबों को इस प्रकार से बदनाम करना गलत बात है। गंदी वस्तुओं की स्थिति अक्सर विभत्स होती है, तो गंदी वस्तुओं की जो स्थिति है वो बहुत खराब होती है। छोटे छोटे कमरों में कई कई लोग ऐसे रहते हैं, यहाँ ना निजी शौचालय होता है, न जलापूर्ति और न सफाई। अब छोटे छोटे कमरों में लोग रहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ पर हम और समझते हैं। पहली बात तो ये, जो गरीब है ना, एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था, गरीबी का कुचक्र बताया था, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी बताया था। उन्होंने क्या कहा, जो गरीब व्यक्ति होता है वो शिक्षा से वंचित होता है, उसके बाद शिक्षा नहीं होती, शिक्षा से वंचित होता तो वो समझ नहीं पाता कि मैं फैमिली प्लानिंग क्या होती है, मुझे एक बच्चा ही पैदा करना चाहिए, दो करने चाहिए। अब वो तो बच्चे 4 5 6 7 7 7 8 8 बच्चे पैदा कर लेते। अब उनके पास 2 को खाना खिलाने के पूरे पैसे नहीं थे, उन्होंने 8 8 बच्चे पैदा कर लिए। अब उनको 8 को भी नहीं पढ़ाएगा, उसके पास पैसा नहीं। फिर ये तो गरीब थे, फिर इनके बच्चे और गरीब, फिर वो उनके बच्चों की भी वही सोच रह जाती है, वो और। तो कहीं ना कहीं ये जो गरीबी की रेखा है, इस गरीबी की रेखा को भी गरीबों को तोड़ना पड़ेगा। बिल गेट्स क्या कहते थे? बिल गेट्स कहते थे कि अगर आप गरीब परिवार में जन्म लिया है, इसमें आपका कोई दोष नहीं, पर आप गरीब मर जाते हो, इसमें आपका बड़ा दोष है। तो ये जो प्लानिंग वाला सिस्टम है ना, ये तो करना पड़ेगा कि भाई अगर हम इतने खर्चे नहीं उठा पा रहे हैं तो अब 2 बच्चे, 1 बच्चे कर लेते हैं, बाकी नहीं, ये 6 6 7 7 8 8 नॉट पॉसिबल। फिर उनको शिक्षा भी नहीं मिल पाती और भी नहीं मिल पाता, तो फिर वो वापस वो गरीब रहते हैं, ठीक है। तो गरीब जो बस्तियों की हालत है वो बहुत खराब रहती है। छोटे छोटे कमरों में पूरा जो परिवार है वो पूरा परिवार रहता है, और आसपास में कोई एक ही शौचालय होगा 10-12 घरों का, तो कोई निजी शौचालय भी नहीं है ना, वहाँ कोई जलापूर्ति, कोई वाटर सप्लाई भी नहीं होती है, वो तो कोई दूर दूर से भर करके लाते हैं इस प्रकार से, और ना वहाँ कोई साफ सफाई होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंडीशन जो है वो कंडीशन ठीक नहीं। इन कंडीशनों में सरकार भी सुधार लाएगी, बिल्कुल लाएगी, और लाना भी चाहिए सरकारों को, पर इसके साथ खुद को भी थोड़ा सा जो सुधार है वो इम्प्रूवमेंट वो करना चाहिए, थोड़ा से बदलाव जो है वो यहाँ पे लोगों को करने ही चाहिए। इसके अलावा देखो, मैं एक चीज़ और कहता हूँ, आज के समय में काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ, जो लोग है ना गरीबों के बीच में अपने जन्मदिन के दिन जाते हैं और उनको खाना बांट कर करके आते हैं और कर करके आते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब उस चीज़ पर भी लोगों ने विवाद छेड़ रखा है, साफ फोटो डालते हैं, दिखावा कर रहे हैं।
बिल्कुल, उनकी बात भी अपनी जगह ठीक है, अपन किसी की बात को गलत तो ठहरा नहीं सकते। दोनों ही बात है बच्चों। पहली बात तो जो वो फोटो डाल रहे हैं ये गलत भी है कि आप दिखावा कर रहे हो, पर अच्छी बात ये भी है कि चलो आज मेरे कांटेक्ट में कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है और स्टेटस लगा रहा है, तो मैं सोचूंगा यार कितना अच्छा काम कर रहा है व्यक्ति, मैं भी अगली बार मेरे जन्मदिन पर रहना ऐसा ही करूंगा। तो अच्छी बात भी है ना कि लोग उस चीज से इंस्पायर्ड हो, क्या देखो यार इसने किया तो मैं भी करूं। हम हमेशा नेगेटिव क्यों लेते हैं कि वो दिखावा कर रहा है, नेगेटिव क्यों हम कि वो दिखावा कर रहा है। और ये जो देखो एक जो चीज़ हम ये करते हैं ना कि कभी कभार जैसे मान लीजिए एक जन्मदिन के दिन हम गए और 50 बच्चों को खाना बांट करके आगे और बांट के, तो थोड़ा सा वो मैं उसको इसलिए भी गलत मानता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम उस दिन तो दे देंगे उनको अच्छा खाना, फिर बाकी तो नहीं मिलेगा ना उनको। बाकी एक ऐसी कहानी सुनाई जाती है कि एक व्यक्ति था, वो बाहर बैठा हुआ था, गरीब व्यक्ति था, तो बाहर से मालिक आया और उसने बोला कि मालिक बोले यहाँ कैसे बैठो, तो बोले मालिक ऐसे, तो उसका सर्दी का टाइम था, कुछ ओढ़ने के लिए नहीं था, तो मालिक कह के जाता कि मैं तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए कंबल लेकर के आता हूँ। अब वो जो भिखारी है, जो वो गरीब आदमी था, वो रात को ठंड में दम तोड़ देता है क्योंकि मालिक कंबल लाना भूल गया। सुबह उसको याद आती है और उसको कंबल देनी थी, वो देखता है, बाहर जाकर के देखता है, वो गरीब जो है, वो भिखारी जो है, वो मर जाता है। तो आसपास के लोग एक बात कहते हैं उसके लिए कि बोले मालिक, बोले ये इतने समय तक नहीं मरा, आज कैसे मर गया? तो आस पड़ोस वाले कहते हैं कि मालिक बात ये थी, आपने इसको विश्वास दिला करके गए थे कि मैं कंबल लेकर के आऊंगा, आप नहीं लेकर गए, विश्वास टूट गया। तो वो वाली सी बात है कि हम एक दिन तो दे देंगे, पर बाकी हम क्या कर सकते हैं फिर, अच्छा क्या करें? अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बच्चा है, कोई बच्चा है, वो स्कूल नहीं जाना, आप उसके माता पिता से बात करो, उसको बोलो कि इस बच्चे का जो भी खर्चा आएगा चाहे मैं उठा लूंगा, अगर हम सक्षम हैं तो। सबसे पहले खुद का सक्षम होना बड़ा जरूरी। खर्चा तो क्या उठाना है भाई, सरकारी स्कूल में एडमिशन करा देंगे, उसके अलावा उसको कोई पढ़ाई में मदद होगी तो अपन पढ़ा सकते हैं। ये उसका जिंदगी भर का काम है, ये उसका जिंदगी भर का काम हो जाएगा। कुछ ऐसा हम करें तो वो ज्यादा थोड़ा सा बेहतर होता है। ठीक है, ये एक गरीब बस्ती की आपको तस्वीर दिखाई है। गंदी बस्तियों में जीवन और संपत्ति असुरक्षित होते हैं, तो ना तो जीवन सुरक्षित होता है और ना संपत्ति सुरक्षित होती है। पहली बात तो संपत्ति नहीं होती लोगों के पास, ठीक है, और जीवन भी क्या है कि संसाधनों के लिए लड़ते झगड़ते काफ़ी हानि होती है, और जीवन इतनी बीमारियां ऐसी बस्तियों में फैल जाती है, ना निजी शौचालय है, ना जलापूर्ति है। झोपड़पट्टियों के निवासी अपने श्रम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। अब जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, ये अपने श्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी मजदूरी से अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज जो फैक्ट्री हैं, आज जो उद्योग हैं, ठीक है, आज जैसे आप मुंबई में जाएंगे ना, तो मुंबई का एक जो आप सुनते आए हैं सपनों का नगर मुंबई, उस सपनों के नगर के पीछे जो रीढ़ की हड्डी बनकर के खड़े हैं ना, वो ऐसे लोग ही खड़े हैं, जो बड़े बड़े फिल्म स्टारों के, बड़े बड़े जो लोग हैं उनके घरों में काम करते हैं, बड़े बड़े उद्योगों में वो मजदूरी करते हैं, बड़े बड़े मेहनत के काम वो लोग कर रहे हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था में इन झोपड़पट्टी वालों का भी एक बड़ा योगदान है। अन्य पेशों के बीच ये फेरी वाले, छोटे व्यापारी, सफाई कर्मी या घरेलू नौकर, नल ठीक करने वाले या मिस्त्री होते हैं। अब देखो और क्या क्या पेशों में, जैसे फेरी वाला आप समझते हैं ना, जो गली गली जाता है, फेरी लगाता है, आवाज लगाता है, भाई ये ले लो, ये ले लो। सब्जी वाले हो गए, ऐसे फेरी लगाते हैं। फेरी लगाने का मतलब जैसे आपको देखो आसान भाषा में समझाता हूँ, फेरे समझते हो ना आप लोग जब शादी होती है तो 7 फेरे लेते हैं, है ना, ये तो समझते ही होंगे कि घूमना ऐसे 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 घूमते, फेरे लेते हैं, उसमें फेरे बोले जाते हैं। तो फेरे मतलब यूँ घूम रहे हैं, तो फेरा हो गए। फेरी वाला, तो फेरी वाला भी क्या करता है, फेरे लगाता है, घूमता है यूँ, उस गली में चला गया, फिर उस गली में चला गया, इस प्रकार से अपने सामान को बेचने के लिए। कोई छोटे मोटे व्यापारी का क्या है, जैसे आप देखते हो फुटपाथ पे कोई एक छोटी सी चद्दर सी बिछा करके अपना सामान बेचता है, या कोई छोटा सा दुकान करके अपना सामान बेचता है। सफाई कर्मी हो गए, ठीक है। अब देखिए सफाई कर्मियों का आप ये देखेगा कि जब कोरोना का दौर था ना बेटा, डॉक्टर्स, पुलिस, टीचर्स, इनके अलावा एक बहुत बड़ा योगदान था वो सफाई कर्मियों का भी था, ठीक है। मतलब मैंने ऐसा नहीं देखा कोरोना के समय में कि जो घर पे कचरे की जो गाड़ी आती है वो गाड़ी ना आई हो। वो कोरोना के समय में भी लगातार घर पे अपनी सेवाएं दे रही थी और घर से डोर टू डोर कचरा ले रही थी, ठीक है। और भारत में ऐसी स्थिति सफाई कर्मियों की है, मैं एक किसी दिन कोई आर्टिकल पढ़ रहा था एक न्यूज़पेपर का, तो उसमें मैंने पढ़ा, देखा, सुना यूट्यूब से भी काफ़ी जगह से कि हमारे देश में जो सीवरेज लाइन होती है, उस सीवरेज लाइन में सफाई कर्मियों के पास इतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं होते
ठीक है, और उनको सीवरेज में उन लोगों को उतारा जाता है और काफ़ी लोगों की जो डेथ है ना वो उस सीवरेज में उतरने से हो जाती है, जो बड़ी दुख की बात है। ठीक है, तो ऐसे लोगों का भी संघर्ष है, तो देश में योगदान जो होता है वो सभी का होता है। और मैं हमेशा एक बात ये कहता हूँ ना कि सम्मान हमें सबका ही करना है, क्योंकि हर किसी का जो योगदान है वो बड़ा जरूरी है। जैसे आज आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल का बहुत रेस्पेक्ट करते होंगे, पर जितनी रेस्पेक्ट आप अपने प्रिंसिपल की करते हैं उतनी ही रेस्पेक्ट स्कूल में जो पानी पकड़ाने वाली बाई जी हैं उनकी भी करिए, साफ सफाई करने वाले कोई भैया हैं उनकी भी करिए, आपके गार्डन को मेंटेन करने वाले हैं स्कूल में उनकी भी करिए। क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रिंसिपल 2 दिन छुट्टी पे चला जाए पता ही नहीं चलता, सफाई वाले चले जाए 2 दिन छुट्टी पे पता चल जाता है, जो पानी पिलाने वाले हैं स्कूल में बाई जी हैं वो उनका पता चल जा रहा है, भाई चले गए छुट्टी पर, 2 दिन छुट्टी पर। टीचर छुट्टी पर हो जाता कोई बात नहीं, मजे हो जाता, जो भाई वही हो गए, पर 2 दिन अगर ये बाकी जो स्टाफ है अगर वो छुट्टी पर हो जाए तो हमें रेस्पेक्ट सबकी करनी चाहिए, क्योंकि सबका काम है वो बड़ा आवश्यक होता है। घरेलू नौकर हो गए जो घरों में काम करते हैं, नल ठीक करने वाले हो गए या मिस्त्री हो गए जो ये काम घर भर बनाते हैं, झोपड़पट्टियों में बेंत बुनाई या कपड़ा रंगाई, छपाई या सिलाई जैसे छोटे कारोबार भी चलते हैं। तो जो छोटे मोटे काम है, सिलाई का काम कर दिया, ठीक है, बेंत बुन दिए, ठीक है, ये सारे काम भी होते हैं। झोपड़पट्टियों के निवासियों को सफाई या जलापूर्ति जैसी सुविधाएं मुहैया कराने पर संभवतः कोई भी शहर अपेक्षाकृत कम खर्च करता है। अब देखो, झोपड़पट्टी के जो निवासी है उनको सफाई की सुविधा या जलापूर्ति मतलब उनको वाटर सप्लाई करने के लिए क्या है, कम से कम खर्चा करना चाहता है कोई भी शहर। कहते यार कौन कर रहे हैं ना, एडजस्ट चलने दो, मतलब उनको तो सिर्फ और सिर्फ उनका तो वोटर आईडी में नाम जुड़वा रखा है, हाँ वोट देंगे हमें। और वोट के समय तो काफ़ी जो नेताजी, हाँ जी हम तो गरीब हो गए हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे, ठीक है ना, पर जो जितनी सुविधा उनको मिलनी चाहिए उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती और कम से कम खर्चे में उनको निपटाने की कोशिश करी जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा उन पर वो सब, ये बिल्कुल एक हाई प्रोफाइल कॉलोनी है, इसमें तो बिल्कुल हर दिन पानी जाना चाहिए, साफ सफाई के लिए भी सुबह भी जो सफाई कर्मी है वो सारी सड़कों को साफ करेंगे, शाम को भी साफ करेंगे, ठीक है, और कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए, गार्ड वार्ड भी होने चाहिए, कैमरे भी होने चाहिए। अच्छा भाई, शहरी गरीबों की हालत के प्रति सरकार स्वयंसेवी संगठन और अन्य एजेंसियों सहित स्वयं झोपड़पट्टियों के निवासियों में जागरूकता बढ़ा रही है। अब शहरी गरीबों की जो हालत है उसके प्रति जो सरकार है, स्वयंसेवी संगठनों का मतलब ऐसा है जो स्वयं काम करने वाले संगठन है, मतलब अपनी इच्छा से काम करने वाले संगठन, ऐसे संगठनों को सरकार साथ में जोड़ रही है और बाकी एजेंसियों के साथ मिलकर के जो झोपड़पट्टियों में जो लोग रहते हैं उनमें जागरूकता फैलाने का काम कर रही है कि साहब आप साफ सफाई से रहें, आप ये वाला काम कर लीजिए, इससे आपकी आय का साधन बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ से ये चीज़ ले लिया कीजिए, ये सरकार की नीति है, इस सरकार का फायदा उठाइए, आपको फायदा मिलेगा, ऐसा सब। मिसाल के तौर पर जनवरी 2004 में फुटपाथी दुकानदारों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करी गई। तो जनवरी 2004 में एक मिसाल के तौर पर बताया है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि जनवरी 2004 में फुटपाथी जो दुकानदार हैं जो फुटपाथ पर अपनी दुकान लगा कर बैठते हैं, ये अंकल ने तो फिर भी अपना जो ठेला वेला है वो पूरा अच्छे से सेट कर रखा है, पर बाकी जो फुटपाथ पे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि फुटपाथ पे बैठ जाते हैं, साइड में एक चद्दर सी बिछाई, उस चद्दर पे अपने जो भी थोड़े वो सामान है वो सामान हमने रख लिए और वो फिर उसको बेचना शुरू करते हैं। तो जो फुटपाथी जो दुकानदार है इनके लिए एक राष्ट्रीय नीति सरकार ने 2004 में बनाई थी। बड़े शहरों में लाखों फुटपाथी दुकानदार हैं और उनका अक्सर पुलिस और नगर प्रशासकों का उत्पीड़न झेलना पड़ता है। अब देखो बड़े शहरों में क्या होता है, लाखों जो है फुटपाथी दुकानदार है, उनको भाई कोई जगह मिलती नहीं है, पर अब कैसे ना कैसे करके पेट तो पालना ही है, तो उसके लिए क्या है वो फुटपाथों पर अपनी दुकानें लगा लेते हैं, सब्जी की दुकान लगा ली, खिलौने की दुकान लगा ली, और किसी चीज़ की दुकान लगा ली। अब ये फुटपाथों पर अपनी दुकान नहीं तो लगा लेते हैं, पर इनको क्या है समय समय पर पुलिस वाले जो आकर के हैं वो डांटते हैं, ओ उठो यहाँ से, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, यहाँ भीड़ फैला रहे हो, ये कर रहे हो। और जो प्रशासक मतलब जो प्रशासन होता है वहाँ का, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पूरी व्यवस्था संभालता है, जिसमें एक पुलिस भी उसी का ही भाग है, तो इन सबके द्वारा उत्पीड़न को झेलना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस नीति का मकसद विक्रेताओं को मान्यता और नियमन प्रदान करना था ताकि उन्हें सरकारी नियमों के अनुपालन के दायरे में उत्पीड़न से मुक्त कारोबार चलाने की शक्ति हासिल हो। तो जो ये नीति आई थी जनवरी 2004 में, अपन को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है नीति को। जनवरी 2004 में जो नीति आई थी उसमें जो विक्रेता है, विक्रेता का मतलब जो बेचने वाला है, उसको मान्यता दी जाए, मतलब उसको रिकॉग्नाइज करा जाए कि हाँ साहब ये यहाँ बेच सकता है, और उसके लिए कुछ जो नियमन है, कुछ रेगुलेशंस है, वो रेगुलेशंस बना दी जाए, जिसके कारण क्या वो सरकारी नियमों को मानते हुए वो कोई पुलिस वाला बोले, कोई प्रशासन बोले, देख भाई साहब ये सरकार का नियम है, हम यहाँ दुकान चला सकते, कोई हमें रोकने वाला नहीं। तो जो उत्पीड़न उन पर हो रहा है, जो अत्याचार उन पर हो रहा है, उससे मुक्त होकर करके वो अपना कारोबार, अपना धंधा चला सकते हैं, अपना व्यापार चला सकते हैं। झोपड़पट्टियां
भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और संगठित हो रही है। उन्होंने कभी कभी अदालतों में भी दस्तक दी है। अब जो झोपड़पट्टी में जो लोग रह रहे हैं वो भी धीरे धीरे क्या है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं कि साहब ये अधिकार हमारा भी है, ये अधिकार हमारा भी है। अगर उनको वो अधिकार है तो वो अधिकार हमारा भी है। और फिर जागरूक तो हो रहे हैं, उसके साथ साथ क्या होते जा रहे हैं, संगठित भी होते जा रहे हैं, यूनाइट होते जा रहे हैं, एक होते जा रहे हैं। क्योंकि संगठन में जो है ना बेटा बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। संगठित होकर के अगर कोई काम किया जाता है तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। फिर वो संगठित होकर के कुछ लोग अदालतों तक भी पहुंच रहे हैं। अदालतों में ये बात जा रही है कि साहब हमारे पास ये सुविधाएं नहीं है, हमारे पास ये सुविधाएं नहीं है, आप सरकार से कहिए, आप लोगों से कहिए और आप उस काम को अमल कराइए। उनके लिए वोट देने जैसे बुनियादी राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि मतदाता सूची में दर्ज होने के लिए स्थायी पते की जरूरत होती है और अनधिकृत बस्ती और पटरी पर रहने वाले के लिए ऐसा पता पेश करना कठिन होता है। अब उनको वोट देना जैसा जो राजनीतिक अधिकार है उसके लिए भी कभी कभार क्या उनको समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसमें वोटर ID कार्ड में एक परमानेंट एड्रेस लिखा जाएगा, पर अब वो जो पटरी पे रह रहे हैं वो क्या एड्रेस दें कि साहब इस पटरी के पास रहता हूँ, या कहीं वो कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं उसका क्या एड्रेस दें। तो वो एड्रेस नहीं बता पाते तो उनको कभी कभार वोट देने से भी वंचित कर दिया जाता है, वोट भी उनको नहीं मिल पाते हैं। हमारे समाज में हाशिए पे ठेले जा रहे अन्य इंसानी समूह में आदिवासी और वनवासी शामिल है। हाशिए का मतलब क्या होता है? हाशिए का मतलब होता है मार्जिनल है बेटा, मार्जिनलाइज्ड है। मार्जिनलाइज्ड यहाँ पर जो हास्य है ये वाला हास्य नहीं है, ठीक है, हंसने वाला हास्य नहीं है। हास्य का मतलब ये होता है कि बिल्कुल हम कॉर्नर पे धकेल दें। जैसे चलो आज एक बार उदाहरण पे ले लेते हैं, यहाँ पे 4-5 लोग खड़े हैं, अब एक व्यक्ति को बिल्कुल कोने पे लिया, बिल्कुल वो एंडिंग पे ले गया, तो वो हम क्या कहेंगे, वो व्यक्ति बिल्कुल हाशिए पे खड़ा है। मतलब समाज का जो सबसे अंतिम कोना होता है वहां पे व्यक्ति खड़ा है, मतलब उसके पास सुख सुविधाएं नहीं है, संपन्नता नहीं है उसके पास। तो अगर हम इन झोपड़पट्टियों के अलावा अगर ध्यान दें तो देश में आदिवासी समुदाय कौन होते हैं? जो जंगलों में निवास करते हैं, ठीक है ना। और वनवासी मतलब वही जो जंगलों में रह रहे, वन में रह रहे, वन में वास करने वाला वनवासी आदिवासी कहलाता है। तो अब इन आदिवासी और वनवासियों को अभी क्या है, हास्य पे धकेला जा रहा है, मतलब वो धीरे धीरे पीछे जो है वो जाते जा रहे हैं। ये लोग अपने जीवन यापन के लिए जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए ये जंगल पर और जो बाकी प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उन पर अपना जीवन निर्भर रखते हैं। बढ़ती आबादी और जमीन और संसाधनों की कमी के दबाव के कारण उनमें से अनेक की जीवन पद्धति और आजीविका संकट में है। अब देखो लगातार क्या होता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है। अब बढ़ती आबादी में क्या है कि जरूरतें भी बढ़ती हैं। लोगों को सबसे पहले तो जमीनें चाहिए, तो जमीनों के लिए क्या करता है, जो जंगल है उनको काट दिया जाता है। उसके बाद घरों में रहने के लिए उनको बेहतर सुख सुविधाएं वाले फर्नीचर चाहिए, और चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसके लिए पेड़ों को काट दिया जाता है। अब अगर वहां से बढ़ती आबादी के कारण उन पूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, जंगल नहीं काटे जा रहे हैं, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आदिवासी और वनवासी उनके मकान हट रहे हैं, क्योंकि वो वहीं रह रहे थे। अब उन इलाकों से जंगल हटा दिया तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, और वो पूरा जीवन उस पर बिता रहे हैं। वहीं से जो फल फूल मिल रहा है उसको खा रहे हैं, वहीं जो प्राकृतिक संसाधन है उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो बढ़ती आबादी और जमीन और संसाधनों में कमी आ रही। क्यों आ रही? क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती है तो ये वाली जमीन बांट दी, ये वाली जमीन बांट दी, ये वाली जमीन बांट दी। इन सब के कारण इनकी जीवन पद्धति, जो इनका लाइफ स्टाइल है, उसमें भी चेंज आ रहा है। लाइफ स्टाइल में चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले सब कुछ जो जंगल में जो मिलता था उससे खा रहे थे, पी रहे थे और बेहतर जीवन अपना जी रहे थे। तो अब उस लाइफ स्टाइल में भी चेंज आ गया। और इनकी जो आजीविका है, आजीविका का मतलब क्या है? ऐसा काम, जो काम जिससे आपको आय प्राप्त होती हो और जिससे आपका जीवन चल रहा है, उसको हम आजीविका कहते हैं। जैसे आज मैं टीचर हूं तो जो पढ़ाना है ये मेरी लाइवलीहुड है, ये मेरा आजीविका है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, फिर मुझे पैसे मिलते हैं और उससे मेरा जीवन चल रहा है। अब ये इनको क्या था, जंगलों में रहते थे तो जंगलों में कोई फल फूल जड़ी बूटी कुछ मिल रही थी, या उससे कुछ सामान बना करके शहरों में आसपास के इलाकों में आकर के बेच दिया करते थे, उससे पैसा प्राप्त होता था, उससे और कोई चीज चाहिए थी वो खरीद लेते थे। मतलब इनका जीवन भी इन चीजों पर टिका हुआ था, वो भी संकट में आ गया। जंगल और तराई क्षेत्र में मौजूद खनिज संसाधनों की खनन करने के इच्छुक उद्यमियों के हितों का दबाव आदिवासी और वनवासी लोगों की जीवन पद्धति और आजीविका पर एक अन्य खतरा है। पर्यटन उद्योग भी यही कर रहा है। अब देखो खनन जो करा जा रहा है, मतलब कहीं पर से पता चल गया यहाँ पे खनिज है, अब उसको खनन किया जाएगा और वहां से लोगों को हटा दिया जाएगा। अब उसके कारण भी क्या है, जो आदिवासी समुदाय की जीवन पद्धति और आजीविका पे खतरा हो जाएगा। ऐसा ही पर्यटन उद्योग भी कर रहा है, मतलब पर्यटन वाले भी यही कर रहे हैं। सरकारें इस सवाल में से जूझ रही है कि देश के विकास को खतरे में डाले बगैर इन लोगों और इनके रहवास की सुरक्षा कैसे करें। देखो अब एक चीज को समझिएगा, भारत जो सरकार है हमेशा से उसका एक गोल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ
इकोनॉमिक ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। ये हमेशा से भारत सरकार का उद्देश्य रहा है। मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास करना है हमें देश का, बिल्कुल नो डाउट। हमें भी देश को फिर से विश्व गुरु बनाना है, आर्थिक विकास करना है, परंतु आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय भी करना है। किसी समाज के तबके के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? आर्थिक विकास भी हो पर समाज के तबके के साथ गलत ना हो। तो यही बात वो यहाँ पर है कि सरकार ऐसा रास्ता ढूंढ रही है कि विकास भी हो जाए और इन लोगों का जो है जीविका है उस पर भी खतरा ना है। मतलब जंगल वंगल भी ना काटे और मतलब ये भी सुरक्षित रहे और देश का विकास भी होता रहे। तो ऐसा क्या करें? ये ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ आदिवासी आबादी नहीं बल्कि सभी नागरिकों को प्रभावित करता है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो सिर्फ आदिवासी नहीं सभी को ही प्रभावित करते हैं। सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देने पर विचार करना और सुनिश्चित करना किसी सरकार के लिए आसान मामला नहीं होता। तो सभी नागरिकों को समान अधिकार, इक्वल राइट्स देना, सबको बराबर के अवसर देने पर विचार करना, ये ऐसा मामला है जो सरकार के लिए थोड़ा आसान नहीं है। ये एक आदिवासी महिला की तस्वीर आपको दिखाई गई है। विभिन्न समूह के लोगों की जरूरतें और समस्याएं अलग अलग हो सकती है और एक समूह के अधिकार दूसरे समूह के अधिकारों के प्रतिकूल हो सकते हैं। देखिए, अब एक बात को और समझिए, ये आप कक्षा 10 में पढ़कर के आए होंगे। जो एक समूह के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे। और जरूरी नहीं है जिस चीज को मैं विकास मानता हूं उसको आप भी विकास मानते हैं, डेवलपमेंट मानते हैं। अब विकास होता क्या है? किसी भी चीज में प्रगति या सुधार होना वो विकास कहलाता है, मतलब इंप्रूवमेंट आ जाए वो विकास है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जिससे मैं मानता हूं कि भैया एजुकेशन में सरकार को ज्यादा पैसा खर्चा करना चाहिए, वहां विकास है। आप बोलो कि नहीं सर सड़कें बनानी चाहिए सरकार को, ये ज्यादा विकास है। मेरा विकास अलग है, आपका विकास अलग है। ये पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो एक के लिए विकास है वो दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है। कैसे? अब जैसे मान लीजिए कि अभी जो आदिवासी समुदाय है ये वहां जंगल में रह रहा है। अब कोई उद्योगपति कहता है कि यहाँ से जंगल हटकर एक बड़ा उद्योग बनाया जाए जिसमें लाखों हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, इतना उत्पादन बढ़ जाएगा, पूरे विश्व में बेचेंगे, खूब प्रॉफिट होगा, विश्व को, देश को, सबको फायदा होगा। अब देखो, उद्योगपति के लिए तो कहीं ना कहीं वो विकास है और देश को भी उससे फायदा होगा, नो डाउट, पर ये आदिवासियों के लिए तो क्या है? विनाशकारी है बेटा, विनाश कर देगा। कैसे? अब उनको वो एरिया छोड़ करके जाना पड़ेगा, फिर कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जीवन जिएंगे? तो एक के लिए जो विकास हो सकता है वो दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है। तो यही बात यहाँ पे बोलिए कि विभिन्न समूह के जो लोगों की जरूरत और आकांक्षाएं होती है वो अलग अलग होती है। कोई कुछ चाहता है, कोई दूसरा कुछ चाहता है। हमारी समस्या ये है, उनकी समस्या वो है, और इन समूह के अधिकारों के प्रतिकूल हो सकते हैं। मतलब एक समूह, जैसे अब जो मांग उद्योगपति की है कि साहब यहाँ पे उद्योग बनना चाहिए, ये क्या है? आदिवासियों के विरोध में। और आदिवासी कहते हैं कि नहीं नहीं साहब जंगल पेड़ नहीं कटने चाहिए, ये उद्योगपति के विरोध में है। दोनों के एक दूसरे के विरोध में हो जाती है। नागरिकों के लिए समान अधिकार का मतलब यह नहीं होता कि सभी लोगों पर समान नीतियां लागू कर दी जाए, क्योंकि विभिन्न समूह के लोगों की जरूरतें भिन्न भिन्न हो सकती है। तो नागरिकों के लिए समान अधिकार का मतलब यह नहीं कि सब पर समान नीतियां, एक जैसी नीतियां लागू कर दी जाए। वो अलग अलग होते हैं, विभिन्न समूह के होते हैं, इसलिए उनको भिन्न भिन्न जरूरतें होती हैं। अलग अलग जो उनकी जरूरतें हैं उन जरूरतों को ध्यान में रखना होता है। अगर प्रयोजन सिर्फ ऐसी नीति बनाना नहीं है जो सभी लोगों पर एक तरीके से लागू हो, बल्कि लोगों को अधिक बराबरी पर लाना है, तो नीतियां तैयार करते वक्त लोगों की विभिन्न जरूरतों और दावों का ध्यान रखना होगा। देखो, अब इस बात को समझो कि समानता क्या है। हमारी समानता यह है कि सब एक जैसे हो, परंतु उसमें यह भी तो है ना, जो पिछड़े हुए हैं, जो दूर रह गए, उनको साथ लाने की। तो अब अगर अलग अलग समूह की डिमांड्स अलग अलग है तो उस हिसाब से फिर हमें नीतियां बनानी। सबके साथ एक जैसा कर देना ये उचित नहीं, ये सबके साथ एक जैसा कर देना ये बिल्कुल भी उचित नहीं। उनकी क्या समस्या है, उन समस्याओं के समाधान के रूप में देखते हुए कुछ नीतियां तैयार करी जाती है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे आप कक्षा 11 में बड़े अच्छे से संविधान वाली किताब में, और इसमें जैसे आरक्षण की बात आपने पढ़ी, रिजर्वेशन की बात आपने पढ़ी, तो अब समानता तो क्या कहती है कि भैया सब पेपर दो और सब जो जिसके ज्यादा नंबर आए वो नौकरी लग जाओ, या स्कूलों में, कॉलेजों में एडमिशन हो जाएगा, या जैसे वोटिंग में दे रखा है। तो ये बात एक तरीके से देखा तो सही, क्या समानता तो यही कहती है, परंतु नहीं। अब ये जिनको आरक्षण प्रावधान दिया गया वो क्या काफी सालों से वंचित है, स्कूलों में नहीं बैठने दिया। आज भी हम देखते हैं कि काफी जगह स्कूलों में उनके साथ भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो अब उनकी जरूरतें जो है वो अलग है, उस जरूरतों के हिसाब से नीति बनाएगी। अब फिर जैसे समय के साथ लगा क्या, जो गरीब लोग हैं वो पिछड़ जाते हैं, तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया ना। जरूरत जैसी होती है उस जरूरत के हिसाब से नीतियां बनाई जाती है। सब पर एक जैसी नीति थोप देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
इस विमर्श से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वैश्विक स्थिति, अर्थव्यवस्था और समाज में बदलाव नागरिकता के अर्थ और अधिकारों की नई व्याख्या की मांग करते हैं। अब देखो, ये बात ध्यान रखना कि वैश्विक स्थिति, विश्व में स्थितियां बदलेंगी, अर्थव्यवस्थाएं बदलेंगी और समाज में बदलाव आएंगे तो नागरिकता के अर्थ भी बदलेंगे और उनकी व्याख्याएं और भी बदलेंगे अधिकारों की। ठीक है, मतलब समय कैसा चल रहा है उस समय के हिसाब से जो अधिकार है वो अधिकार ध्यान होने चाहिए, उनकी हिसाब से नीतियां बननी चाहिए। नागरिकता से संबंधित औपचारिक कानून प्रस्थान बिंदु भर होते हैं और कानूनों की व्याख्या निरंतर विकसित होती रहती है। औपचारिक जो कानून है, जो कानून बनाए जा रहे हैं, वो प्रस्थान बिंदु है शुरुआत करने के लिए, बाकी कानूनों की व्याख्या निरंतर होती रहेगी, लगातार होती रहेगी। अब जैसे आर्टिकल 21 हमारा जो है भारत के संविधान का, वो क्या कहता है कि बिना कानून की मर्जी के अलावा आप किसी को मार नहीं सकते। ठीक है, ये राइट टू लाइफ है, परंतु राइट टू लाइफ में समय के साथ कानून की व्याख्या करते करते सुप्रीम कोर्ट ने बोला व्यक्ति को साफ पानी मिले, ये भी आर्टिकल 21 कहता है। व्यक्ति को अपनी मर्जी से शादी करने का अवसर मिले, ये भी आर्टिकल 21 कहता है। व्यक्ति को साफ हवा मिले, ये भी आर्टिकल 21 कहता है। रात को 10 बजे बाद उसको सुकून की नींद मिले, ये भी आर्टिकल 21 कहता है। आर्टिकल 21 की व्याख्या कितनी कर दी, समय के साथ देखते हो बहुत ज्यादा व्याख्या कर दी गई। हालांकि कुछ ऐसी समस्या उठ सकती हैं जिनका समाधान पाना आसान ना हो, फिर भी समान नागरिकता की अवधारणा का अर्थ यह है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करना सरकारी नीतियों का मार्गदर्शक सिद्धांत होगा। तो समान नागरिकता का जो अवधारणा है उसमें यही है कि सभी नागरिक हैं, उनको समान अधिकार हो और सुरक्षा प्रदान करे, यही सरकारी नीतियों का क्या है, मार्गदर्शक सिद्धांत है कि सबको अधिकार मिले, समान अधिकार मिले। और समान अधिकारों का अर्थ यहाँ पे क्या है कि जिनकी जैसी जरूरत है, जैसी आवश्यकता है, उस हिसाब से उनकी आवश्यकता है, उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए। इसी के साथ आज का जो अपना लेक्चर है वो यहीं खत्म होता है। आपको कोई डाउट, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, ये भी जरूर बताइएगा। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज्यादा ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि नवीन जानकारी आपको मिलेगी और जल्द कुछ धमाकेदार जानकारी भी आपको मिलने जा रही है। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।